अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी अटर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैद सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप लोगों की सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। हर गुजरते हुए दिन के साथ इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और इस हसीन तरीन ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपको ज़िंदगी का मकसद भी दिया है। उस मकसद से अक्सर हम देखते हैं कि लोग थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी का जो मकसद रखा है उस मकसद में एक तो उसकी तलाश में आप कामयाब हैं। आपको पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या करना है। अगर नहीं पता है और कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, तो मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करने से अपने आप को, अपनी ज़ात को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल हेजिटेट फील ना करें। जो आपको बेहतर लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं। समटाइम बहुत ज़्यादा हर्डल्स और रुकावटें दूसरों की जानिब से हमें उसका सामना रहता है, मुखालफत का सामना रहता है, लेकिन जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, आप अपनी मेहनत से ये साबित कर देते हैं कि जो आप चाह रहे थे और जो आपका मकसद था वो बिल्कुल आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है, तो सब लोग उस चीज़ को एडमायर भी करते हैं। तो किसी की भी मुखालफत से, किसी भी तरह की रुकावट से अपने आप को कभी मत रोकें। तरक्की का सिलसिला, अगर आप चाहते हैं कामयाबी का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में जारी रहे, तो हर तरह की हर्डल्स को फेस करते हुए सर्वाइवल स्पिरिट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं और फिर देखिएगा अल्लाह ताला किस अंदाज से आपके लिए मदद फराहम करेंगे और कैसे कैसे वसीले आपके लिए पैदा करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ये तो मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन फिर किस तरह से वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी ये आपको खुद भी नहीं पता। तो इसमें ईमानदारी, हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि अब तो मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है और थोड़ा हमें जो चेंज है वो मौसम में दिखाई दे रहा है। तो शहर फैसलाबाद के मौसम का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो अब खासा मौसम बेहतर महसूस हो रहा है। सुबह सवेरे जब आप उठते हो तो आपको ठंडी ठंडी सी हवा और हवा के झोंके जब आपके चेहरे को छूते हैं तो आपको बड़ा ही खुशगवार सा एहसास होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन का 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बादल हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शहर भर में हवा चल रही है, सूरज निकला हुआ है और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन सूरज ने थोड़ा सा अपना जो नवाजिश है वो शहरियों पर की हुई है और उसकी वजह से अब गर्मी की शिद्दत में खासी कमी महसूस हो रही है। लेकिन आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को कवर करके अच्छे से निकला करें। खुद को ना सिर्फ गर्मी के मौसम में, मौसम की तब्दीली के साथ भी मौसमी असरात से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपने सर को, चेहरे को अच्छे से कवर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सांस लेने की वजह से या नाक के थ्रू ही हमारे कफ, फ्लू और कोल्ड का सिलसिला शुरू होता है। तो आजकल जैसे मौसम की तब्दीली है तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इस तरह के सेहत के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर आप इन तमाम मसाइल से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने चेहरे को और सर को अच्छे से ढांपें। सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप किसी भी तरह के हार्मफुल रेजेस से भी बच सकें और सेहत में किसी भी तरह से आपको मुतासिर ना मौसम कर सके और आप मौसम को भरपूर अंदाज से इंजॉय कर सकें, इंजॉयमेंट हो। और फिर आपके खास दिन भी आता है हमारी ज़िंदगी में। हर किसी के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन तो बड़ी ही खास होती है और अगर कोई भूल भी जाता है तो हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमें विश करता है, हमारे लिए सरप्राइज प्लान करता है, तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि हाँ, आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ख़ास है। तो इस दिन को लेकर हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर किसी का सेलिब्रेट करने का अंदाज अलग होता है। हमारी कोशिश होती है कि जब भी आपकी सालगिरह हो तो आपको ज़रूर विश करें, क्योंकि आप ही की वजह से हमारा प्रोग्राम है। तो आज हमारे साथ शाह जमान है, उनकी बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा करे। आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो और आज के दिन आप जो भी अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सोचें और उसके लिए जिक्र करें, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शाहजमान, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। और वैसे भी है यंग ब्लड की, यंगस्टर्स की हमारे मुल्क को इस टाइम बड़ी ज़रूरत है। आपके गोल्स, आपका एम, जो आपकी इंडिविजुअली जो आपकी स्ट्रगल होगी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी हमारी मुल्क की तरक्की पे भी। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए। और हर किसी को चाहिए, हर फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ साथ अपने मुल्क के बारे में सोचे। और जब भी हम मुल्क के हवाले से बात करते हैं
तो एक हम सबकी अहम जिम्मेदारी है, वो है टैक्स। टैक्स देना बेहद ज़रूरी है और इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से डेट को एफबीआर की जानिब से एक्सटेंड किया गया था। 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। डेडलाइन तक कितने मजीद लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइलिंग की है और कितने जो है वो टैक्स के दायरे कार में आए। टैक्स नेट मजीद कितना बड़ा है, क्योंकि ये सहूलत खास तौर पर जितनी ट्रेड बॉडीज थी उनके लिए दिया गया था, ताजर बरादरी के लिए बहुत ज्यादा सहूलत इसमें फराहम की गई थी। तो इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी हम जानेंगे। और एक हुकूमत पंजाब की जानिब से मेट्रो और अर्बन ट्रांसपोर्ट के मनसूबे का ऐलान किया गया था, वो मनसूबा कब तक शुरू होगा, उससे मईशी तौर पर हमें कितना फायदा होगा, शहरियों के लिए कितनी आसानी पैदा होगी, इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत और रिपोर्टर इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? उमैर, सबसे पहले बताइएगा कि जो एक सिलसिला चला है टैक्स रिटर्न के हवाले से और उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी, उससे कितना फायदा हुआ, कितने मजीद लोगों ने अपनी फाइल्स जमा करवाई हैं और कहां तक ये सिलसिला पहुंचा, क्योंकि अब चंद रोज ही बाकी हैं 14 अक्टूबर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से आपने जहाँ तक बात की है तो उसकी जो पहली डेट दी गई थी वो 30 सितंबर थी। एफबीआर ने आखिरी तारीख दी थी, क्योंकि कानून के मुताबिक जब भी कोई नया माली साल शुरू होता है और एफबीआर जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जारी कर देता है तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर उसका कानूनी तौर पर वक्त होता है। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ कभी भी जो पहली डेडलाइन है उस पे क्लोजिंग नहीं हो सकी, क्योंकि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कभी टैक्स पेयर्स की जानिब से और उसके साथ साथ फिर एफबीआर का जो सिस्टम है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है। आज जिस तरह से आप देखें कि 30 सितंबर आखिरी तारीख थी तो एंड वाले जो 4 से 5 रोज थे वो सिस्टम मुसलसल स्टक या फिर वो उसका सिस्टम जो था वो बैठ जाता था। उसकी वजह ये थी कि आप देखें 90 दिन का दौरानिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, लेकिन लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जब बिल्कुल करीब वक्त आता है तो उस पर टाइम पे सिस्टम पे बर्डन बढ़ जाता है, रश बढ़ जाता है। हर किसी की कोशिश होती है कि अब मैं अपनी रिटर्न जमा करवा लूँ, ये ना हो कि मुझे फिर फाइन हो जाए या मैं नॉन फाइलर्स की लिस्ट में चला जाऊँ। तो इस बार तो वैसे ही सरकार ने और एफबीआर ने फाइलर नॉन फाइलर को प्रमोट कर करके इस कदर हवा क्रिएट कर दिया था कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, ये ना हो कि मेरी रिटर्न फाइल ना हो तो फिर मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाए, मोबाइल सिम्स बंद हो जाए या मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल करने पर पाबंदी लग जाए। इस तरह की जो दीगर पाबंदियां थीं कि उनमें से किसी एक का भी इतलाक हो जाए। तो उस हवाले से जो शहरी थे उनको काफ़ी ज़्यादा टेंस था। लेकिन एफबीआर का जो सिस्टम था वो 4 से 5 दिन एंड वाले जो थे वो चौंक रहा था। आप कह रहे दिन के अगर 24 घंटे में बमुश्किल 8 से 10 घंटे चल पाता था, बाकी वो 14-16 घंटे बंद ही रहता था। और इस दौरानिए में देखें आप कितनी रिटर्न जो थी वो पेंडिंग हो जाती थी। वहाँ पे टैक्स पेयर्स, कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजार जो है इन तीनों लोगों को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर उन्हीं के मुतालबे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने डेट में एक्सटेंशन की है और 14 तारीख मैं अगर ये बताऊं कि लास्ट दिन जो 30 सितंबर था उस दिन फैसलाबाद डिवीजन की बात करूं 2.5 लाख के करीब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी थी और आज कल की डेट तक जो है वो 3 लाख से ज्यादा इनकम रिटर्न जो है इन दिनों में लगभग 50,000 के राउंड में आ चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने सिस्टम बंद होने की वजह से एक्सटेंशन के लिए मुतलका कमिश्नर को अप्लाई कर दिया था कि टेक्निकली वजूहात की बुनियाद पर हमें डेट एक्सटेंड करने की इजाजत दी जाए। अब वो लोग भी फाइल कर रहे, 3 लाख से ज्यादा लोग चले गए और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। इतने लोगों ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई, टैक्स भी बड़ी अमाउंट में जो है वो इसके साथ जमा हो रहा है। तो लेकिन एक जो फिर परेशान कुन सूरत हाल है या वो कागजी कार्रवाई आप उसे कह सकते हैं, पिछले साल की तरह मोर देन 30% इस बार भी लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बगैर किसी टैक्स के जमा करवा दिया कि उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मगर मेरे पास इतनी आमदन नहीं है कि मैं टैक्स जमा कराऊँ। और लेकिन इस बार इन लोगों को माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितने लोग जीरो टैक्स के साथ अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर उनका मुकम्मल ऑडिट होगा। वो किरामन कातबीन की तरह इनका सारे अमाल देखे जाएंगे कि आया कि वाकई इनकी आमदन इतनी नहीं है कि ये कुछ टैक्स दे सकें।
या हाँ। फिर ये है कि ये लोग अपनी असासे आमदन छुपा रहे हैं बिल्कुल। और अपने जराए आमदन छुपा कर टैक्स चोरी कर रहे लेकिन हैं, इसमें अच्छी मगर बात इसके ये है कि अगेंस्ट जी, ये जी। बेनिफिट्स ले रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपनी फाइल्स को रिटर्न करवाया है और बताया है, खुद को एहतसाब के लिए पैदा किया और पेश किया है, और साथ ही साथ जो टैक्सेस हम देते हैं उससे फिर हम चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ भी मिले और हुकूमत हमारे शहरियों को फैसिलिटेट भी करे, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये स्मूथली सिस्टम चलते रहना चाहिए। उसी के हवाले से अगर हम देखें तो हुकूमत पंजाब ने इमरान अर्बन ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया है। ये मनसूबा कब तक शुरू होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, और इससे फैसलाबाद के शहरियों के लिए कितने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोड्स पर ट्रैफिक की जिस तरह से बढ़ती हुई जो उसका बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद अभी इस काबिल नहीं है कि वो इतना रोड्स पर रश बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि किसी भी मुल्क या शहर की जो तरक्की का दारोमदार है वो ट्रांसपोर्ट है और मवासलाती निज़ाम से जुड़ा हुआ है। आपका मवासलाती निज़ाम बेहतर होगा तो जाहिर है तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानब से 2 इनिशिएटिव लिए गए। पहला इनिशिएटिव ये था कि यहाँ पे अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाई जाएगी जी। दूसरा जो सेकंड फेज में रखा गया वो मेट्रो बस है। बिल्कुल। पहले आ जाते हैं अर्बन बस पे, जो उन्होंने कहा कि जनाब ब्रीफिंग भी ली गई कि 7 रूट्स पे 110 अर्बन बसें चलाई जाएंगी और मजमूई तौर पर 210 जो रूट्स हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ एरियाज को कवर्स करते हुए ये बसें चलाई जाएंगी। मेट्रो बस इन्होंने कहा कि अब 50 बिलियन हमने अप्रूव किया हुआ है इस स्कीम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले इन्होंने जब इनका जो फेज 1 है जिसमें अर्बन बस ट्रांसपोर्ट बस सर्विस चलानी है, उनके लिए इनके पास ना तो फंड्स हैं, ना इनकी जानब से कोई व्हीकल्स जो है फार्म की गई हैं, ना फिर रोड मैप प्लान जो है वो तयन किया गया, जिसकी वजह से मनसूबा फैसलाबाद में अभी तक शुरू नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है। और आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद मुख्तलिफ जितने भी बाईपासेस और दीगर जितने मुल्का देहात है, गांव है, इलाके से जुड़े हुए जितने भी अफराद है वो मकामी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए फैसलाबाद पहुंचते हैं। तो फैसलाबाद के शहरियों को आप देखें कि रावलपिंडी, मुल्तान और इसी तरह लाहौर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो है बड़ी कामयाबी से जारी है। उसकी बड़ी वजह यह कि फैसलाबाद अब तीसरा बड़ा शहर है मुल्क का, इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस आप इब्तदाई तौर पर अर्बन बस सर्विस ही नहीं चला सके तो मेट्रो बस मनसूबा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसके लिए आपका रोड मैप प्लान बहुत होता है। और अगर इनकी जानब से जैसा कि इन्होंने एफटी और दीगर डिपार्टमेंट्स को लूप में लिया कि हमें बताएं किस तरह होता है, सबसे पहली बात कि इनको ऐसा साइड प्लान मुरतब करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से लोगों को कोई नुकसान ना हो, लोग कोर्ट में ना जाएं। होता यह है कि जब ये रोड मैप प्लान तय करते हैं, जैसे मास्टर्स प्लान में भी इन्होंने ऐसा ही किया, लोग कोर्ट में चले गए कि जनाब इस हमारा एरिया था, ये ग्रीन था, इन्होंने ग्रे में कन्वर्ट करते हुए इसको कमर्शियल डिक्लेयर किया, हालांकि ऐसा नहीं था। अब मेट्रो बस में आपको बाकायदा से जो रूट दिया जाएगा उसको आपने इन फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। अब ये फैसलाबाद का जो प्लान्स हैं ये बेसिकली रखा जाता है कि 2050 तक 2060 तक प्रॉपर आप लोगों ने इस प्लान के तहत जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और मास्टर्स प्लान बनाने हैं। लेकिन फैसलाबाद में इब्तदाई तौर पे जो बने बनाए रोड हैं, जो हमें कह रहे हैं कि हम इस पे गुजारा कर रहे हैं, जो उनको भी नीड टू बी रिहेबिलिटेशन, वहां पर भी इनकी जानब से इब्तदाई तौर पर अर्बन बस नहीं चलाई जाती। बिल्कुल ठीक है इमरान, हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अगर अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाने में हुकूमत यहाँ पे कामयाब हो जाती है तो उससे शहरियों को कितने फ़ायदे होंगे और माशी तौर पर कितने फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एप्टन और टैक्सेस के हवाले से जहां पे बेहद ज़रूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम टैक्स नेट में भी अपने आप को लेकर आएँ और साथ ही साथ टैक्स पेयर होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़वाद हमारे लिए होंगे। अगर हमारे इदारे हमारे साथ ताउन करते हैं तो हमें भी बहैसियत सिटीज़न हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और इनकम टैक्स रिटर्न करवाएं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि रीफंडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं टैक्स पेयर को। ये पूरे का पूरा मामला क्या है और अगर एफपीआर रिफंड नहीं करेगी तो उससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? जीनत देखें, टेक्सटाइल सेक्टर समेत मुख्तलिफ सेक्टर ऐसे हैं जो वो सेल्स टैक्स पे करते हैं जी। तो उनको रिफंड की सूरत में वो टैक्स वापस हो जाता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जी। रिफंड का मकसद ये था, पहले गवर्नमेंट की जानिब से इनको ज़ीरो रेटेड किया गया, 0% इन पे सेल्स टैक्स लगाया गया ताकि अगर मुकामी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं
उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो सस्ते दामों अशिया बनाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब अगर कोई फिनिश गुड्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं तो पाकिस्तानी तो उस पर मजबूरन गवर्नमेंट का लागू कर गया 17 या 18% सेल टैक्स पे कर देंगे जी। अब बरतानिया या अमेरिका के लोगों को क्या पड़ी है कि वो सेल्स टैक्स पे करें, तो इसलिए उनको पहले 0 रेटेड किया गया, फिर उन पर 2% लगाया गया, फिर उसके बाद उस रिफंड्स का मैकेनिज्म बना दिया गया कि जो टैक्स ये लोग पे करेंगे तो कुछ अरसे बाद जब उनकी शिपमेंट्स क्लियर हो जाएंगी वो रिफंड क्लेम करेंगे तो उनको रिफंड जो है वो FBR जारी कर देगा। पीपल्स पार्टी दौर में और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहीं। बिजनेस कम्युनिटी को गो के इस वक्त कम शरह जो थी वो उसमें लगाया गया, ताहम उसके बाद PTI के दौर में उसमें कुछ बेहतरी आई। अब एक बार फिर निगरान हुकूमत के दौर में भी और PDM के 16 महीनों के दौर में भी इसमें कुछ बेहतरी रही, लेकिन अब रवा माली साल के आगाज से इसमें कुछ खराबी आना शुरू हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने बगैर सोचे समझे जो टैक्स टारगेट है ओवरऑल मुल्क का वो 40%, मोर देन 40% उसको इंक्रीज कर दिया, एक बड़ा उसमें इजाफा किया गया। ना FBR ने उस तरह से तैयारी की, ना सरकार ने उस तरह से तैयारी की कि हम नए जराए ढूंढे, नए लोगों को ढूंढे, कहाँ से टैक्स लाया जा सके, जहां जहां पे लूप होल्स हैं उनको कवर किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आमदन हो सके और हमारे टारगेट्स पूरे हो सकें। लेकिन अब हो क्या रह चुके, आप देखें कि पिछली छमाही जो गुजरी है सितंबर तक ओवरऑल पाकिस्तान में शॉर्टफॉल का सामना रहा या टारगेट्स उस तरह से पूरे ना हो सके। ताहम फैसलाबाद पाकिस्तान के उन 2 या 3 शहरों में से एक था जिसने अपने 100% टारगेट पूरे किए टैक्स कलेक्शन के हवाले से। ये एक फैसलाबाद की पॉजिटिव बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड चूंकि वो रिफंड जो सेल्स टैक्स का क्लेम किया जाता है वो FBR हेडक्वार्टर यानी कि इस्लामाबाद से उसकी अप्रूवल होती है, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अप्लाई होता है और वहीं से फिर बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतलका टैक्स पेयर को उसकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन अब चूंकि उनके टारगेट्स शॉर्ट जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि रिफंड रोकना शुरू कर दो। आप देखें अरबों रुपए के रिफंड्स होते हैं, फैसलाबाद जैसे शहर के कम से कम 8 से 10 अरब रुपए के रिफंड मंथली बेसिस पे होते हैं टैक्स पेयर्स के। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट इनके रिफंड रोक लेती है तो अपने टारगेट तो वो लोग पूरे कर लेते हैं या उससे तो उनको फायदा हो जाता है क्योंकि पैसे उनके अकाउंट में पड़े रह जाते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट वो टैक्स पेयर्स जिनके वो रिफंड्स होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री वाला, एक फैक्ट्री वाला है, उसने अपनी टोटल जितनी उसकी प्रोडक्ट बनी उस पर 18% सरकार को सेल्स टैक्स पे कर दिया। अब उसके बाद वो रिफंड क्लेम करता है, उसको रिफंड मिलता नहीं है, अगला महीना आ जाता है वो फिर 18% टैक्स पे कर देता है, जितनी उसका बिजनेस है 36% वो 2 महीनों में उसका चला गया। अब अगर गवर्नमेंट या FBR बर वक्त उसको पेमेंट नहीं करती रिफंड की, आप देखें उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 36% तो वो टैक्स दे चुका, वो कितने महीने सर्वाइव कर पाएगा। कैश फ्लो के पहले मसाइल हैं, पहले मुल्क में कारोबारी हालात जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनके बिलियंस ऑफ रुपीस गवर्नमेंट के पास एक एक बंदे के पास जाएंगे तो उनके लिए मुश्किलात होगी। सिर्फ सितंबर की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के मुकाबले में करंट ईयर के सितंबर में 79% डिक्रीज हुई है रिफंड्स में। पिछले साल सितंबर में 4 अरब 44 करोड़ के रिफंड फैसलाबाद के लोगों को मिले थे, इस साल जस्ट 94 करोड़ यानी कि सिर्फ 94 करोड़ के रिफंड मिल सके। बाकी जो बिलियन ऑफ रुपीज है वो लटका दिए गए, उन पर कोई प्रोसेस ही नहीं किया गया। एक तो होता है ना कि वो डेफर्ड कर दिया जाए कि उस पर कोई एतराज लग गया है या आप टेक्निकली उसमें कोई फॉल्ट है तो हम उसको मौखर कर रहे हैं, आप उन एतराजात को दूर करें। नहीं जी, सिर्फ 94 करोड़ के रिफंड अप्रूव हुए। गवर्नमेंट सिर्फ अपने टारगेट देख रही है कि बस अपने टारगेट्स को पूरा करना है और उसी के चलते हुए गवर्नमेंट का तो इसमें फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे टैक्स पेयर जिनका रिफंड जिसके रोक लिए गए हैं उनको अल्टीमेटली नुकसान होगा। इसी तरह अगर हम देखें अर्बन ट्रांसपोर्ट के हवाले से इमरान, तो जारी बात है कि जहां पर रूट मैप प्लान देना है, डिफरेंट इदारों के साथ पूरा एक बैठ के उसकी पूरी एक प्लानिंग करनी है, तो इसके लिए फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी रूट उसका प्लान
करेंगे तो पूरे फैसलाबाद की डिफरेंट शाहराहों पर हमने देखा है कि किस तरह से वो खस्ता हाली का शिकार है, कितना उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, और अगर रिपेयरिंग होती भी है तो कुछ टाइम के बाद फिर से गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर से लेवल अप एंड डाउन के बड़े सारे मसाइल हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बेहतरी ला सकेगी हुकूमत इस पूरे प्रोजेक्ट को आगाज़ करने से पहले? बिल्कुल ऐसे ही है। फैसलाबाद शुरू से जितने भी बड़े मंसूबे हैं बदकिस्मती से ना नज़रअंदाज किया गया है। फैसलाबाद रिंग रोड ले लें आप, ये 32 अरब का प्रपोजल था जो 5 अरब में मुकम्मल किया गया। अभी फैसलाबाद सेफ सिटी ले लें, अभी वो तकरीबन 3.5 अरब का प्रोजेक्ट है, उसके लिए बकिया फंड नहीं मिल सके। आप GR3 सरकारी रहायशगाह का मनसूबा ले लें और फैसलाबाद में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी रिवैम्पिंग के मनसूबे ले लें, किसी मनसूबे के हवाले से अभी तक जो है बकिया फंड ना मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट फैसलाबाद की बहुत अशद ज़रूरत है। इब्तदाई तौर पर इनको चाहिए कि फैसलाबाद के ऐसे एरिया जैसा कि ये ज़ई यूनिवर्सिटी रोड है DC और कचहरियों के सामने, वहाँ पे अंडर पासिस की तजवीज़ दी गई है। ठीक है। बार एसोसिएशन की जानब से और ताजरों की जानब से भी दी गई है। सेकंड ये कि फैसलाबाद का जो पार्किंग प्लाजा है वो भी अभी जूं का तूं है, और नवल्टी पुल, कोरिया पुल के करीब भी इनकी जानब से फ्लाईओवर और अंडर पासिस की तजवीज़ दी गई है। मकसद ये कि ट्रैफिक का जो बहाव है उसको कंट्रोल करना, उसको डाइवर्ट करना है। आप लोगों ने वो तो किया नहीं है। जब आप लोगों ने मेट्रो बस चलानी है तो जाहिर है इन्हीं रूट से होती है चलानी है। अब जैसे कमालपुर इंटरचेंज से समुंदरी रोड और नड़वाला से सतियाना और जंग रोड से जड़ावाला रोड पर अगर मेट्रो बस जाती है तो रूट्स तो ये इस्तेमाल होंगे। अब इसमें नई जो रोड जो साइड प्लान है उस हवाले से हाईवे डिपार्टमेंट, FT और दीगर डिपार्टमेंट जो है लाया अमल करेंगे। अभी एशियन तरक्याती जो वफद था वो भी DC से मिला है इसी हवाले से कि फैसलाबाद में जो मेट्रो बस सर्विस आ रही है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है। ये बड़ा एक जामिया प्लान होगा क्योंकि अब 50 बिलियन प्रोजेक्ट इस पर अगर कॉस्ट आ रही है तो इसके लिए फैसलाबाद को जाहिर है इस तरह डाइवर्ट करना है कि ना तो शहरियों की इमलाक का नुकसान हो और ना ही जो हुकूमत की सैसी उसका लॉस हो, और इसका अल्टीमेटम शहरियों को फ़ायदा हो कि दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इनको चाहिए कि इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर जो उनका वादा था कि अर्बन बस चलाई जाएं वो चलाएं। जो इन्होंने जो रूट्स तय किए हुए हैं 7 रूट्स पे 110 बसेस वो भी नहीं चल सकी। तो मेट्रो बस तो अभी कागजी जिसे कहते हैं कि दावों तक महदूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी वक्त लेगा और इसका एक प्लान होगा बाकायदा से। और इसमें अगर इब्तदाई तौर पर 100 अर्बन बसेस चल जाती हैं तो उससे कितना ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासर होगी, कितने खुशगवार असरात आएंगे पूरे शहर में? हम बड़ा अच्छा होगा अगर आपने इब्तदाई तौर पर 110 बसेस चलाते हैं 7 रूट्स पे, तो जितनी भी ये जो मकामी ट्रांसपोर्ट है और ये जो रिक्शा वगैरह है आए रोज़ आप लोग देखते हैं कि सरगोदा रोड दीगर स्टॉप पे जो खड़े रहते हैं रिक्शा, उनको जाहिर है थोड़ा सा मिल जाएगा रिड्यूस, और जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लो के साथ चलती रहेगी। आप लोगों ने जब शहरी बेसिकली जो अर्बन जो बसेस जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है ये शहरियों के फायदा के लिए है। कम किराया होता है और शहरी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। कोई दफातर आते हैं, कोई स्कूल्स कॉलेजेस, स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो कार्ड की सहूलत मैसर होती है। तो ये तो तमाम प्रोजेक्ट है, ये अवामी फलाई मनसूबा है। इस पर फौरी तौर पर जो मैं समझता हूँ अभी देख लें हुकूमत पंजाब के फैसलाबाद के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानब से भी कहा गया कि मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि फैसलाबाद में जो अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है इस पर जोर दिया जाए, उसके बाद मेट्रो बस प्रोजेक्ट पे जोर दिया जाए, और बड़े बड़े जो इनिशिएटिव है जैसे कि IT यूनिवर्सिटी भी बनना थी यहाँ पर, ऐसे प्रोजेक्ट लेके हैं ताकि फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तीसरा बड़ा शहर है, इन पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो हल हो सकें, और फैसलाबाद में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको जो है आप समझते हैं कि ज़्यादा वसी किया जा सकता है। तो फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि जो अनफिट जो व्हीकल्स है सड़कों पे चलती हैं उनके लाइसेंस के हवाले से भी लायामल तय करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज है, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं, उनको भी जुर्माने किए जाते हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट सर्विस बस आ जाएगी, एक तो महकमा माहौलियात के जितने भी स्क्वाड हैं उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि जनाब आए रोज़ आप लोग जो कार्रवाइयाँ नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो कम से कम बस अर्बन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस चलेगी। आपको पता होगा इन रूट्स पे हुकूमत पंजाब की ये बसेस चल रही हैं। सेकंड ये कि जो अनफिट बसेस हैं या अनफिट जितनी व्हीकल्स हैं उनको आप दूर दराज जो इंटरसिटी जाते हुए आप लोग करते हैं उनके जो लाइसेंस चेक और उसको जो जुर्माने करते हैं वो आप अपनी कार्रवाइयाँ मुसलसल से जारी रखेंगे। लेकिन जो अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये शहरियों के लिए इस्तेफादा मैं समझता हूँ कि बहुत एक रिलीफ पैकेज है अगर हुकूमत पंजाब इस पर फौरी तौर पर मदरामद करवा सके। और इन अर्बन बसेस के चलाने से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा जैसे कि व्हीकल्स की मेंटेनेंस के हवाले से भी बात की गई, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी फ़रोग देती हैं, और उसकी वजह से जैसे मौसम चेंज हो रहा है अब आने वाले दिनों में हमें स्मोक भी देखेगी, उससे हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो ये अल्टीमेटली एक चीज़
चेंजेस बहुत सारी चीज़ों पर असरात डालती है। और इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे क्या फिक्स हैं और किस तरह से इस मंसूबे को हुकूमत को प्लान करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे होंगे और माशी इसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से भी हम जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में तौसीक की गई थी, इस वजह से ताकि ताजर बिरादरी को और जितने भी दीगर लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, उनको इतना टाइम दिया जा सके कि वो अपनी फाइल्स को रिटर्न कर सके। तो इस हवाले से अगर एफबीआर की जानिब से उनको इतनी छूट दी गई और तौसीक की गई, तो इसके बाद जो सख्तियों का सिलसिला है वो उमर क्या हमें दिखाई देगा कि 14 अक्टूबर तक जो डेड लाइन है तब तक भी अगर लोग अपने फाइल रिटर्न नहीं करवाते हैं तो इसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाहे अमल वो किस तरह से फिर मुतासिर होंगे? देखिए, अगर हम माजी को देखें तो किसी भी गवर्नमेंट ने अगर जो अपना प्लान दिया है बिलखुसूस टैक्सेस के हवाले से या कवानीन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो शायद ही कोई गवर्नमेंट जो है वो उस पर 100% इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुई हो। क्योंकि पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमतें हैं या बिलखुसूस इनको हम अगर सियासी हुकूमतें कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये लोग इतना ज़्यादा दबाव बहुत कम बर्दाश्त कर पाते हैं। बिल्कुल सही। कुछ केसेस में ऐसे हुआ है, अगर अब भी कुछ शराइत इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है उनको या शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की आवाम या मुश्किलात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी वजह आलमी मालियाती इदारों की शराइत है जी। क्योंकि अब हुक्मरानों को पता चल चुका है कि जब तक हम उनकी शराइत पर अमल दरामद नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें कर्ज नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक हमारे पैकेज जो है अब उनकी अप्रूवल्स नहीं होगी। अब भी जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादातर IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे दोस्त ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज मजीद देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी सूरत में फिर बाकी है तो उनकी शराइत पे तो हर सूरत अमल दरामद होगा। तो अब IMF की बड़े अरसे से ये शराइत चली आ रही है कि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, जो कारोबारी निज़ाम है, उसको डिजिटलाइज किया जाए, ये दस्तावेजी बनाया जाए। जो आपकी इकानमी गैर दस्तावेजी है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ जो मेन टैक्स कलेक्टर पाकिस्तान का FBR, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए और दीगर इस तरह से शराइत हैं। अब ये देखें कि उनकी जानिब से ये प्लान दे दिया जाता है कि आप इतना पैसे जो है वो कैसे वापस लौटाएंगे, तो बदले में हमारे जो हुक्मरान हैं ये वो पॉलिसियां बनाते हैं कि जिससे अवाम का गला मजीद दबाया जा सके। ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो वफाकी दारुल हुकूमत या वफाकी हुकूमत के 800 अरब के एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको कट लगा के 200 अरब पे ले आए या 300 अरब पे ले आए, 500 अरब रुपया उसमें से बचत कर ले। हमारे जो तरक्याती फंड्स हैं या गैर तरक्याती अखराजात हैं, हम उनमें से कुछ कटौतियां कर रहे नहीं, ये कभी भी वो काम नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियां भी उसी तरह से खरीदी जाएंगी, उनके जो घर हैं उनकी तमाम लग्जरीज का ख्याल रखा जाएगा। इसी तरह जो सियासतदान या शराफिया का तबका है उनकी भी ज़रूरियात का, उनकी आसाइशों का, अयाशियों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। नई गाड़ियां उनके लिए खरीदी जाएंगी नए मॉडल की, उनके जो घरों की रेनोवेशन है वो भी इसी तरह से होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन भी इसी तरह से होगी। उन पे कुछ कट नहीं लगेगा, कट लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आवाम की वेलफेयर के लिए खर्च होने वाले फंड्स हैं उन पे कट लेकिन लगेगा। जिस तरह से आपने भी बताया कि एक पॉजिटिव साइन ये है कि लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न बहुत तेजी से अपनी फाइल्स को जमा करवाया और फैसलाबाद के हवाले से ये, तो यही अगर सिलसिला बदतदरीज चलता रहा और लोग इसी तरह से टैक्स नेट का हिस्सा भी बनते रहे और अपनी फाइल्स भी जमा करवाते रहे, खुद को एहतसाब के लिए पेश भी करते रहे, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया कि जीरो टैक्स के साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं, तो अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो इन फ्यूचर इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? आप देखिए, अगर ये चलता है तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो जरूर आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखिए हमारा मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी इनकम कम है, अखराजात ज्यादा है। इनकम कहाँ से आएगी? इनकम सबसे ज्यादा टैक्सेस से ही आएगी, बिलखुसूस डायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्सेस की शरह हमारे यहाँ कम है और इनडायरेक्ट
टैक्सेस की शरह ज्यादा है, जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस बोलते हैं। गो के इनको काउंट डायरेक्ट टैक्सेस में किया जाता है, लेकिन विद होल्डिंग टैक्सेस जो है तो मैं भी इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहना चाहूँगा। अच्छा, इनकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर आज 3 लाख है, तो और आप इसमें एक और चीज़ देखें, पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी की रेशो जो है वो 9 पॉइंट समथिंग है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए नाकाफी है। हाँ। आसान अल्फाज में मैं ये बताना चाहूँ, फैसलाबाद लगभग 1.5 करोड़ आबादी का डिवीजन है, शायद इससे भी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की तादाद अब तक कितनी है? 3 लाख है। उस 3 लाख में से भी कम से कम 1 लाख के करीब ऐसे होंगे जिनकी रिटर्न जो है वो जीरो टैक्स के साथ फाइल हुई होगी, या फिर उसमें से सैलरीड पर्सन हैं। पीछे टैक्स देने वाले कारोबारी लोग कितने, वो मैक्सिमम 1 लाख के करीब होंगे। अच्छा, आप देखें 1.5 करोड़ लोगों का बर्डन 1 लाख लोग नहीं उठा सकते। ऐसा ही है। जब तक फैसलाबाद में या पाकिस्तान में टैक्स देने वाले लोगों की तादाद नहीं बढ़ेगी, यही अगर रिटर्न्स की तादाद जो है वो 10-12 लाख पे जाए और टैक्स देने वालों की तादाद 8 से 10 लाख हो, तो उस पर देखिए आप कितना फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो उससे पाकिस्तान के अगर टैक्स इनकम बढ़ती है तो हमारा जो अमूर ममलिकत है उसको चलाने में आसानी होगी, हमारा सिस्टम। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर करने की एफपीआर की जानिब से भी जरूरत है। बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको कवर करने की जरूरत है, हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो करनी चाहिए। इसी के साथ 25 सितंबर को जब वजीर आला पंजाब यहाँ पर आई थी और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इमरान बात की थी, तो सबसे पहले उन्होंने फौरन शेखुपुरा रोड की रिपेयरिंग के हवाले से भी बात की थी। आज 14 रोज इस चीज को गुजर चुके हैं, उसकी रिपेयरिंग का कोई सिलसिला जितना मैंने विटनेस किया है मुझे कहीं पे भी उसका काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा रूटीन का रूट है। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहीं पे वही खड्डे पड़े हुए हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत बुरी है और बहुत सारे शहरियों को उसके हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल होती है तो दोनों तरफ शहरों पर जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो भी उससे मुतासर होती हैं। तो ये मामला क्या शुरू हो पाएगा? ये जो पूरी रोड की रिपेयरिंग का काम करना था और इसको बेहतर बनाने के लिए फौरन एक हदायतनामा तो जारी कर दिया गया कि ये करना है, लेकिन उसके बाद फिर से देखा गया कि सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है, किसी भी तरह से कोई काम नहीं है। ऑर्डर्स भी मिलते हैं और डेडलाइन भी मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो पाता। इसकी बड़ी वजह यह डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काम नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हाईवे डिपार्टमेंट सड़क बनाता है तो साथ ही वासा वाले आ जाते हैं, रोड साइड ड्रेन पे काम करते हैं, साथ ही पीटीसीएल वाले आ जाते हैं, जो लाइनें जो उनकी जो वायर लाइन है वो तनसीब करते हैं। तो जब एनओसी और रिस्टोरेशन चार्जर अदा नहीं कर पाते तो डिपार्टमेंट काम रोक देता है। इसमें अब सीएम क्या पीएम भी कह दे कि आके आप लोग इसको फौरी तौर पर लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हलचल तो दिखाई देना, लेकिन पिछले 14 रोज में हमें बिल्कुल कोई हलचल दिखाई नहीं दी। रोड की सूरत हाल जूं की तूं है, उसमें कोई बेहतरी नहीं है, उसमें किसी तरह से हमने कोई इंस्पेक्शन करती हुई टीम वहाँ पे दिखाई नहीं दी, कुछ इस तरह से मामला आगे नहीं। आप देखिए कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड पे जो है उसके अकम में रोड है, उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। शेखुपुरा रोड तो फिर आप देख लें कि ये शेखुपुरा रोड नहीं है, बहुत से ऐसे रोड हैं। जड़ावाला रोड का एक पोर्शन है, इसी तरह ये सरगोदा रोड का पोर्शन है और फैसलाबाद चनियोर रोड का भी पोर्शन है। ये ऐसे रोड्स हैं पर रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन सरकारी कंट्रैक्टर जनाब काम रोक देते हैं, जिसकी बड़ी वजह कि जनाब रेट रिवाइज होने हैं। हम पुरानी रेट पे काम नहीं कर सकते, मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, हम पुरानी रेट पे काम नहीं कर सकते। लिहाजा में जो रिवाइज अप्रूवल वो दी जाए ताकि हम काम कर सकें। तो ये डिपार्टमेंट के दरमियान जो क्लैश है उसी वजह से ये जो हुकूमती लॉस है एक्सपेंडिचर वो होता है, और जिसमें अवामी फलाई मनसूबा भी ठप होकर रह जाते हैं। बड़े बड़े जो मनसूबे हैं वो ठप होकर इसी वजह से रह गए हैं। बड़े THQs हैं, BHUs हैं और हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो जनाब काम ही जिन पे हो सका। इवन दैट के समुद्री में कब्रस्तान है, छोटा सा शहर खमोशा, वो स्कीम भी खामोश होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास फंड्स नहीं है। हाँ। अब कब्रस्तान के लिए तो आप लोग मतलब अच्छा रेट तो रिवाइज होंगे फिर काम शुरू होगा, लेकिन जो मौजूदा बजट है, जो मौजूदा फंड्स हैं वो किधर जा रहे हैं, वो किधर लग रहे हैं, उन पर तो कोई ना कोई काम शुरू होना चाहिए। चले रेट तो रिवाइज जब होंगे तब होंगे, लेकिन मौजूदा जितने आपके पास वसाइल है उसमें रहते हुए क्या कारकर्दगी है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनके पास जितने भी अवेलेबल फंड्स होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं, जहां तक वो हो वहां पर आकर काम रोक देते हैं। ये भी एक बड़ी टेक्निकल इनकी जो शरारत होती है कि जनाब आपका 20 किलोमीटर रोड है
और आपने 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर पर आकर रोक देना है। आप 20 कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 13 किलोमीटर पर आकर रोक देना है कि जो बकिया फंड्स हैं हमने किसी न किसी मद में, वही सीधे अल्फाज में ये करप्शन की एक जनाब एक इन्होंने टेक्निकल सेक्शन बनाई हुई है कि रिवाइज रेट की सूरत में जो खाते हैं और अपने पेट भरते हैं, जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रोड सेक्टर के बड़े बड़े सेक्टर जो ठप होकर रह गए हैं, होना तो ये आप बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में चले जाए, जैसे कि टेक्सास की बात हो रही थी, यहाँ पे लेबर, वहाँ पे लेबर और जितने भी दीगर जो होते हैं कैटेगरी, तमाम को यकसा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसे मसाइल देखने को मिलते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ऐसे मसाइल है कि आप लोगों ने एक अशराफिया को नवाजते हैं, उसी में किक्स एंड बैक्स करते हैं और उसी में आप लोगों की जानब से जो ठेके हैं वो नवाज दें। जब मनपसंद अफराद को ठेके देंगे तो यही सिलसिला जो है वो शुरू होगा और काम रोक दिए जाएंगे और उसका जो नुकसान है आम आदमी को होगा, आम आवाम को होगा, जिसपे हुकूमत पंजाब कोई नजर नहीं, मतलब क्योंकि अगर आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और फिर आप उस पर मेट्रो बसेस के और अर्बन बसेस जैसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो शहरियों को सिर्फ एक मजाक की मानद लगते हैं कि सिर्फ एक मजाक उनसे किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी रोड्स के साथ, ऐसी शाहराहों के साथ आप किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट का मंसूबा अगर लेकर आते हैं तो वो आपको महज एक मजाक ही लगता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एक्टर। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से अच्छी बात यह है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, तो वहीं पर हुकूमत की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इदारों के अंदर जितने भी लूप होल्स हैं उसको भी कवर किया जाए। जितने भी इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी कारकर्दगी को भी उसी तरह से जांचा जाए, उसी तरह से शफाफियत लेकर आई जाए जिस तरह से लोगों को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उमर कि अब FBR की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जितना उनकी जानिब से इदारे में जो लूप होल्स हैं उसके निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ भी हुकूमत को उतनी तवज्जो देनी चाहिए जितनी कि टैक्स नेट को बढ़ाने की जानिब दी जा रही है। देखिए, इसका डायरेक्ट ताल्लुक अवाम और हुकूमत के दरमियान, आप इसको कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, एतमाद के रिश्ता कह सकते हैं, उससे भी है। जस्ट एक इदारे की कारकर्दगी बेहतर कर देने से ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है, जिस तरह से आप और इमरान बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आप देखें तीसरा बड़ा शहर है पंजाब का, दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है जी। अरबों रुपया टैक्स यहाँ से सालाना जाता है। फैसलाबाद पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ, फैसलाबाद की शाहराहों की सूरत हाल देख ले। और बिलखुसूस नून लीग ने, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ दौर हो, अब मरियम नवाज दौर हो, फैसलाबाद को स्वाय महरूमियों के कुछ नहीं दिया। ठीक, सिर्फ इन्होंने दावे किए। तमाम तर इनका फोकस जो है वो तख्ते लाहौर पर ही रहता है। और उसके मुकाबले में जब आप लोगों को कुछ नहीं देंगे, सड़कें टूटी फूटी होंगी, अमनो अमान की सूरत हाल मखदूश होगी, लोगों को कत्ल किया जा रहा होगा, डाके होंगे, चोरियां होंगी, पुलिस उनकी दादरसी नहीं कर रही होगी, अस्पतालों में लोगों को मुनासिब या मयारी इलाज नहीं मिल रहा सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी तालीमी इदारों की हालत ज़ार जो है उसको बेहतर नहीं बनाया जा रहा, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम नहीं हो रहा। जहाँ पर इतने ज़्यादा इशूज़ होंगे फिर लोगों के जहन में सबसे मेन बात ये आती है कि जब गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही हम टैक्स क्यों दें। बिल्कुल। पाकिस्तान में टैक्स नेट बेहतर ना होने या लोगों के ज़्यादा टैक्स ना देने की सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह शऊर ना होना है, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों का टैक्स सिस्टम पर या टैक्स का पैसा इस्तेमाल करने वालों पर एतमाद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक ये एतमाद बहाल नहीं होगा, हाँ, जब लोगों को नजर आ जाएगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरे टैक्स के पैसे से मेरे घर की गली बन रही है, वहां पे अच्छा सीवरेज सिस्टम है, मेरा बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी तालीम मिल रही है, मेरा प्यारा अगर कोई बीमार होता है तो उसको सरकारी अस्पताल में मेयारी इलाज मिल रहा है, मुझे उसके लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये तमाम चीजें आपको अपनी गली में, अपने घर में, अपने शहर की दहलीज पे मिलना जिस दिन शुरू हो जाएंगी वही इनकलाब होगा। उस दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इन्फोर्समेंट करें, लोग खुद ब खुद बिल्कुल, क्योंकि जब आपको नजर आएगा कि आप जो हुकूमत को दे रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हर कोई चाहेगा, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो टैक्स नेट का हिस्सा बने। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बदलते हुए मौसम के साथ बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं और बहुत सारे लोग अपने बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का जोर तो टूटा है। जिस तरह से मौसम बदला है इसी तरह से पाकिस्तान में सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम देखते हैं कि वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने जा रहा है और शादियों का मौसम आ रहा है, तो उसमें लोगों को ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस बारे में हो जाते हैं कि हमें एक परफेक्टली आउटफिट में फिट होना है और जो इतना महंगा सा हमने खर्चा कर लिया है उसके बाद अब खुद पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है और ख़ुद को भी फिट रखना है। किस तरह से हम अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं वेट रिडक्शन के लिए, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ वेट रिडक्शन से ही रिलेटेड लोगों के कंसर्न्स होते हैं। वेट गेन करना लोगों को लगता है स्किनी से हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम आपको वेट अपना बैलेंस करने के लिए, वेट पुट अप करने के लिए भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर इशू ये होता है कि अब मौसम चेंज हो गया है, अब हमें करनी है डाइट, अब हमें स्लिम एंड ट्रिम दिखाई देना है, हमारे बाल भी अच्छे होने चाहिए, स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट शेप के लिए, एक परफेक्ट बॉडी के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, आप कितना हेल्दी डाइट ले रहे हो, क्योंकि आप जो खा रहे हो वही आपकी शख्सियत पर दिखाई देता है। फिजिकली कितने ज़्यादा उसके खुशगवार असरात आते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाते हैं। डाइट के जरिए और वर्कआउट के जरिए किस तरह से आप अपने टारगेटेड जो गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं और किस तरह से चंद ही रोज में अपनी शख्सियत को तब्दील करके मजीद उसकी खूबसूरती को एनहांस कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से। तो इस तमाम मौजू के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से और जानेंगे कि शादी के सीजन जो कि बहुत करीब है और अक्सर तो शादियां शुरू भी हो गई हैं, तो क्या बहुत कम अरसे में हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है, खुद का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम किया जा सकता है डाइट और वर्कआउट्स के जरिए, और इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं और लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सेशन मिस नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर मोहम्मद नवाज बाजा और उन्हीं के साथ मौजूद हैं शहजाद सुहेल डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? आपकी तो बहुत ज्यादा मसरूफियत बढ़ गई होगी क्योंकि शादियों का सीजन आ गया और शादियों के सीजन में 10-15 दिन पहले भी नवाज लोगों जिम जाएं और वहां पे पता नहीं कोई मैजिशियन बैठा हुआ है जो कि फटाफट एक्स्ट्रा फैट जो है उसको कट कर देगा। तो आप पहले ये बताइए कि कितनी ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई है और वेडिंग सीज़न के हवाले से क्या एक्स्ट्रा कुछ आपको टाइम देना पड़ा अपने जिम में? फर्स्टली तो थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। दूसरी बात ये कि ये होता है जिस बंदे की शादी है वो हफ्ता पहले आ जाएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा, पूछेंगे भाई 3 महीने पहले किधर था, काम बहुत था, मसरूफियत बहुत। तो हफ्ते में तो कुछ नहीं हो सकता, 10 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपको क्रैम्प से बढ़ सकते हैं। तो फिटनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसको फिक्स करने का। तो यू शुड अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अपने गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल सेट करें, मिड टर्म सेट करें, लॉन्ग टर्म सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली आप चलें। तो जो आपके गोल हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल और टाइम बाउंड। आपको पता होना चाहिए कब आपने क्या करना है। एवं ही खामखा जाके 10 दिन में कोई, वो सिर्फ टीवी में ऐड आ सकता है कि जैसे वो रंग गोरा करने वाली क्रीम होती है 2 दिन में हो जाएगा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे वो रंग भी 2 दिन में गोरा नहीं होता है, वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने की साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करती है, बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में किस तरह से लोग उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं डाइट के थ्रू और वर्कआउट के थ्रू। तो शहजा आप बताइएगा मुझे कि किस तरह से मौसम भी तब्दील हो रहा है। एक तो वैसे मौसम की तब्दीली, अब बहुत गर्म मौसम से एकदम से मौसम थोड़ा बेहतर होने लगा है, ठंडा होने लगा है, तो इसमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कैसा हमारा रूटीन होनी चाहिए, एंड देन फिर डे टाइम की और नाइट टाइम में क्या डिफरेंट रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जैसे लोग स्किन केयर रूटीन को करते हैं, या फिर डाइट का आपका पूरे का पूरा आपकी विंडो कैसी होनी चाहिए, पूरे का पूरा कैसे दिन प्लान करना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी, आपने जैसे बात की कि सीजन चेंज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारे जैसे सीजन चेंज होता है तो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये चीज़ें भी चेंज होती हैं। नेचर ने हमें इतना ब्लेस किया है कि जिस तरह का मौसम होता है ना उसी तरह के हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स को लाजमी कंज्यूम करें। और बाकी जैसे आपने बात की कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या डिफरेंस है, ऑफ कोर्स डिफरेंस है। नाइट टाइम में आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और डे टाइम पे डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगर आप रात का खाना दिन की तरह खा रहे होंगे और दिन का खाना रात की तरह खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। आज
आजकल की पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं वो उसकी रीज़न भी ये है कि हमने रात को दिन बना लिया और दिन को रात बना लिया। हम खाने और सोने की जो हमारी रूटीन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जो डे टाइम करना चाहिए वो नाइट टाइम करते हैं, नाइट टाइम का चीज़ें जो हैं वो हम डे टाइम करते हैं। ऐसे जैसे एक बहुत सारी चीज़ें में से अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि जैसे मॉर्निंग का हमारा जो स्टार्ट है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने सारा दिन काम करना होता है, तो आप उसमें कार्ब्स भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं, फैट्स भी ले सकते हैं। पर अगर आप ये इसी चीज़ को आप डिनर टाइम पे आ जाए तो डिनर टाइम पर अगर आप कार्ब्स लेते हैं तो आपकी इंसुलिन जो है ना वो स्पाइक कर जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट स्टक होता है, बॉडी उसको बर्न आउट नहीं कर पाती। एक तो अमूमन हम उस टाइम वैसे ही लेजी मोड में होते हैं ना, हम उसको बर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बैठे रहते हैं और फिर मोटापे की तरफ आते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए नाइट और मॉर्निंग दोनों रूटीन में जो है ना वो बहुत फर्क है। इसलिए कुछ मील्स जो हैं आपको जस्ट मॉर्निंग टाइम ही लेने चाहिए, जैसे कि कार्ब्स कंटेनिंग जो है, और जो प्रोटीन कंटेनिंग है वो आप किसी भी डे के टाइम पे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवाज, इसी तरह से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परमानेंट हमारे साथ फिक्स है, हम हमेशा पूछते हैं ताकि बहुत सारे लोग फिर भी कंफ्यूज उसमें रहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में वर्कआउट करना चाहिए, इवनिंग टाइम में वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट का सही टाइम क्या है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के साथ साथ रूटीन भी चेंज होती है, तो आजकल के जिस तरह से मौसम है इसके लिए आप क्या करते हैं कि दिन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा वर्कआउट के लिए फेवरेबल है? देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू वर्कआउट। आपको जब टाइम मिले अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको करना चाहिए। ठीक है। रही मौसम की बात, चेंज हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, तो उसके आप प्रिकॉशन मेजर्स ले सकते हैं। बल्कि आजकल के तो जितने एडवांस जिम हैं सब में कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। सर्दियाँ तो हीटर चल रहे हैं, गर्मियाँ तो एसी चल रहा है, एक बैलेंस टेम्परेचर 26-27 का रखा जाता है, तो उसमें वर्कआउट का इशू नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि सुबह करना है, शाम करना है, दोपहर करना, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको जब टाइम मिले आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स हैं। अब वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, कौन सा टाइम है जब आपका ग्रोथ हार्मोन पीक पे है, कौन सा है जब डिक्रीज में है, तो वर्कआउट करें, एक्सक्यूज ना करें। ठीक है। और आजकल थोड़ा सा वर्कआउट भी बताएं कि आप किस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जैसे कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ शादियां भी हैं, तो कम टाइम में कौन सी ऐसे वर्कआउट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं? बहुत सारे वर्कआउट हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आप योगा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, इसके अलावा कार्डियो कर सकते हैं, सो मैनी थिंग। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में आपने क्या करना है। गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि एक महीने में मैंने 20 किलो कम करना है। हाँ। ये रियलिस्टिक अच्छा, अगर रियलिस्टिक बेस्ड बात करें तो 1 मंथ में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक हेल्दी तरीके से कितना वेट रिडक्शन होता है? ये तो फिर डिपेंड भी करता है ना कि हर बॉडी पे कि वो कितना ज़्यादा वेट रिडक्ट करती है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि पर डे हमारा 1 kg नहीं कर रहा है, तो आई डोंट नो वो कौन से लोग हैं। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ कि इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है कि आपकी कोई सिलेक्शन है। हाँ। जैसे फोर्सेस के लिए होता है तो उन्हें इंस्टेंट वेट ड्रॉप करना है, तो क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, वो 1 दिन में 1 किलो कर लिया, 2 दिन में 2 किलो कर लिया, बट वो हेल्दी अप्रोच नहीं है, उसे लॉन्ग टर्म नहीं आप लेके चल सकते। जो हेल्दी अप्रोच है वो आपकी पर वीक आधा किलो से 1 किलो जो है वो नॉर्मल है, मतलब मंथली आप समझ लें 4 से 5 किलो ऑलमोस्ट। ये हेल्दी तरीका है जो बाउंस बैक भी नहीं करेगा और आप इंटरनली वीक भी नहीं होगे। टिल दैट कि आप उसमें एक्सेसिव कैलोरीज ना ऐड कर दें तो फिर तो वो बाउंस बैक करेगा। इसमें आपको वीकनेस नहीं होगी। अगर आप एकदम से करते हैं 8-10 किलो कर लेते हैं तो इंटरनली आप वीक हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फटीक हो जाएंगे, काम भी नहीं होगा, हवादार रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, डिजीनेस आप में आ जाएगी, और फिर क्या होगा, डिप्रेस होकर आप अल्टीमेटली पहले से भी ज्यादा खाना शुरू कर देंगे और वेट बाउंस बैक। एक जर्नी है, मैंने जैसे आपसे अर्ज की, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाए ना, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वर्कआउट आपके गोल के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। एक रिसर्च है कि 30 साल के बाद आपकी जो बॉडी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पर ईयर 1% मसल लॉस करना शुरू कर देती है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, 30 साल के बाद ही होना है। तो उसको बचाने का लंबे अरसे तक बहुत तरीका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है। अच्छा, एज कैटेगरी के हवाले से भी आप सजेस्ट लोगों को करेंगे कि उनको कितना टाइम एक्सरसाइज में देना चाहिए, कितना जिम में टाइम देना चाहिए, घर पे भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो कितना टाइम होना चाहिए ताकि वो हेल्दी भी रहें, उनको वीकनेस ना हो? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो एकदम से जोशम 2-2 घंटे लगा लिए जाते हैं,
फिर पूरा पूरा दिन हम लोग बहुत ज्यादा वीकनेस का और लेजी हो जाते, कुछ और करते नहीं है। तो एज कैटेगरी के हवाले से अगर आप बता देंगे। ये होता है ना कि आपने 30 साल लगा के वेट गेन किया 90 किलो, हाँ। और आप जाते हैं कहते हैं मैंने 30 मिनट में आज सारे का सारा जो है वो रिवर्स कर देना है। एक तो आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, हाँ। तो सडन आपको क्रैम्प्स पड़ने, बॉडी शॉक में चली जाती है, तो वो रेजिस्ट करेगी, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, उस टाइम तो आप कर लेंगे, अगले दिन उठा भी नहीं जाना। तो अगर आपने 30 साल में ये हाल किया है तो खुद को 30 साल नहीं, 30 महीने नहीं, 30 हफ्ते नहीं, कम से कम 30 दिन दें, बॉडी को यूज टू होने दें। 10-12 दिन तो आपको अडॉप्ट करने में लगते हैं, 21 दिन तकरीबन आपकी बॉडी अडॉप्ट करती है। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स आने शुरू, अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में करते हैं तो 1 महीने में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो 3 महीने तक हर बंदे को पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप चेंज हो चुके हैं। That's really हाँ good जी। thing। और तो ये अच्छा भी मसल लगता है ना जब बिल्ड कोई करें, देख के अचानक से कहे। हर साल आपकी बॉडी 1% मसल लॉस हाँ। करेगी, उसको बचाने का वाह तरीका हाँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। अपने मसल बनाएं, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी में जितने ज्यादा मसल है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज अच्छा, क्या है। मसल ट्रेनिंग लड़कियों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ। हमारी ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम वेट उठाएंगी तो लड़कों की तरह चौड़ी हो वो जाएंगी। हाँ, ये हमारे चीज मसल, आपके इस चीज को muscles बन समझें, जाएंगे। 2 बेसिक हार्मोन्स हैं। मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो आपकी सारी फंक्शनैलिटी को मेन ड्राइव करता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन है जो आपके फीमेल के सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो मसल बिल्डिंग जो है वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से होती है। फीमेल में उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जितना मर्जी वो कोशिश कर ले नहीं बन सकती। हाँ। क्या लड़कों को नहीं बनते तो लड़कियों को कैसे बनते? तो मसल बिल्ड होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, वो टोन अप होगी आपकी बॉडी। ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े बड़े मसल ट्रेनिंग से बेसिकली आपके मसल स्ट्रांग होंगे, ना कि आपके मसल्स बन जाएंगे और आप मस्कुलर टाइप लगने लग जाएंगे। इवन आपने उठना बैठना भी है तो हम मसल्स यूज करते हैं, चलते हैं तो हम मसल्स यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मसल्स बनाएंगे तो लंबे अरसे ताकत है, फिर नहीं फर्क पड़ता कि आपकी एज क्या है, आप किस ब्रैकेट में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जितनी आपकी बॉडी पे मसल्स होंगे उतना आप अच्छे तो आप तरीके क्या से। सजेस्ट करते हैं कि 1 वीक में कितने दिन देने चाहिए मसल ट्रेनिंग को खवातीन को? लड़के तो इस पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन काफी हैं। 3 से एक दिन 4 कार्डियो कर लें, योगा हाँ। कर लें, फ्लेक्सिबिलिटी कर लें, बट इसको लाजमी ऐड करें। हाँ। जिस तरह आपने खाना पकाना है ना तो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, मसाले भी, सब्जियां भी, गोश्त भी। इसी तरह आपने हेल्दी रहना तो वर्कआउट की सारी टाइप्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ती बिल्कुल हैं। सही। हार्ट के लिए भी आपको करनी पड़ेगी, मसल्स के लिए भी करनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो सारी चीजें आपको लेके चलनी क्वांटिटी के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहजा, हमारे दिन का आगाज हेल्दी तरीके से हम पूरा दिन अच्छे से अपनी एक्टिविटीज कर सकें, इसलिए हमारी मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए और कितने बजे होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम 12-12, 1-1 बजे उठ रहे होते हैं एंड फिर उस हिसाब से अपने डाइट को हम लेकर चल रहे होते हैं। हमें सिर्फ ये होता है कि कैलोरीज पूरी करनी है कि इतनी रिक्वायर्ड कैलोरीज है। उसमें फिर बात वही आ जाती है कि डे टाइम में हमारी बॉडी और तरह से रिस्पॉन्ड करती है, नाइट टाइम में और तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है डाइट में। इस हवाले से हम जरूर जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इसलिए सबकी कोशिश होती है कि फटाफट से जादू की छड़ी घुमाई जाए और किसी न किसी अच्छे जिम में जाकर, किसी न किसी डाइटिशियन के पास जाके कंसल्ट करके 1 महीने के अंदर हम अपने सारी का सारा फैट जो है उसे रिड्यूस कर लें। लेकिन ये एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। अनहेल्दी तरीके से अगर आप वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इसलिए अपने दिन को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, ना कि किसी सीजन की वजह से या किसी टारगेटेड डेज की वजह से आप कुछ दिन उसे फॉलो करें एंड देन फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब ठीक है, आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शहज़ा, आपके दिन का आगाज़ कैसा होना चाहिए? मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए? मॉर्निंग का आगाज़ आप हमेशा जो अपनी बॉडी को सुने, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि बॉडी के मुताबिक ही आपको करना चाहिए। आपकी नीड क्या है? सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपकी नीड क्या है। एक पर्सन है जिसने जाना है, पूरा दिन गुजारना है, काम करना है। एक वो पर्सन है जो नाइट शिफ्ट के बाद आया और उसने सोना है। तो दोनों के रूटीन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो एक चीज़ ये है कि अगर सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि जब मॉर्निंग टाइम पर आप अपने ब्रेकफास्ट लेती हैं तो ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन लाजमी ऐड ऑन करें। अगर आप अपने डे का स्टार्ट जो है वो प्रोटीन या फिर आप किसी फैट से करते हैं, हेल्दी फैट से, नॉट अनहेल्दी। ऑलिव ऑयल क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास? ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, एग, होल एग भी यूज कर सकते हैं, एग वाइट भी यूज कर सकते हैं।
तो अगर आप उससे स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी इंसुलिन उसी वक्त स्पाइक नहीं करती, ओके, जिसकी वजह से आपको फैट बर्निंग में हेल्प आउट होता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पा रही। उसके साथ मेन रीजन ये है कि हम स्टार्ट जो है वो लेते हैं कार्ब से, और बहुत हैवी कार्ब से। ब्रेड ले लेते हैं लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि हमें अब महसूस हो रहा होता है कि बस मैंने तो इतनी सी ब्रेड ही खाई है। तो वो स्टार्ट हमारा इस तरह की चीज़ों से हो रहा होता है जो कि बहुत कार्ब्स कंटेनिंग थिंग्स होती हैं। तो अगर आपने स्टार्ट करना है, अगर आपने कार्ब्स भी लेने हैं क्योंकि आपको पूरे डे में एनर्जी चाहिए, तो उस तरह के कार्ब्स लें जिसमें फाइबर के कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे ओट्स ले सकते हैं आप, बार्ले ले सकते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा दिन एनर्जी देगी। अच्छा, आजकल लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप ब्रेड्स वगैरह भी कर रहे हो तो वाइट ब्रेड को अवॉइड करो, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करो, तो उसमें भी वो एक सेफ ऑप्शन रहता है या उससे भी अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग में? पहली बात तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड जो है, और अगर हम कहें जिस ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड, वो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। जो हमारी बेकरीज में होते हैं वो कलर ऐड कर कर या कैरमलाइज करके दे देते हैं, जो कि वो उतने ही कैलोरीज आपको उसने देनी थी, उतनी कैलोरीज सही, बिल्कुल। तो एक तो ये चीज, दूसरा अगर आपको हाई फाइबर ब्रेड भी मिल जाती है तो अगर आप एक जो है ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उससे बेहतर है कि आपने ये भी तो देखे ना कि उसके अंदर एग्स भी डले हैं, उसके अंदर आपने वो भी ऑयल भी डाला है। अगर जितना मर्जी आपने अवॉइड कर लिया है, वीट ऐड ऑन कर कर बेक कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना ज़्यादा फैट भी डला है, तो उसको अवॉइड करते हुए अगर हम सिंपल चपाती ले लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू ब्रेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चपाती की तरफ आ सकते हैं। दूसरा हमारे ये पार्ट ऑफ कल्चर है। और एक और चीज़ भी है कि अगर चपाती की बात करें तो मैं हमेशा बार बार इन्फोर्स करती हूँ कि मल्टी ग्रेन की तरफ आएँ, मल्टी ग्रेन चपाती का इस्तेमाल करें, अब बार्ले चपाती का इस्तेमाल करें, मिलेट की चपाती का इस्तेमाल करें। इस तरह जो हम वीट पे ही चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती जा रही है, और इसी वजह से डायबिटीज़ और पीसीओएस की शरह भी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से पीसीओएस के हवाले से भी जैसे आपने बात की, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें, और गंदम को क्योंकि डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर कि अगर आप जौ की रोटी खा रहे हैं, कुछ भी है, इसमें डाइवर्सिटी भी लेकर आई जा सकती है। कभी मल्टीग्रेन की रोटी खा लें, कभी दीगर जो आपके पास आटे की ऑप्शन मौजूद है, तो ये इस तरह से लोग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि हमारी भूख सिर्फ गंदम की रोटी से ही जाती है, तो उसमें क्या फिर ऑप्शन हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी माइंड सेटअप है। ये माइंड सेटअप है कि वीट की रोटी ही लेंगे तो हमारी जो है भूख जाएगी। हालांकि अगर आप बार्ले या मिलेट का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर का, वो ज्यादा फाइबर रिच है, वो ज्यादा देर तक आपको जो है ना भूख नहीं लगने देते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवाज, एक लोगों के ये भी ख्याल है कि सब कुछ खाए पी जाओ, फास्ट फूड भी खाओ, रोटी भी दबा के खाओ, सब करो, उसके बाद जाके घंटा वर्कआउट कर लो, जिम में लगा लो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। ये स्टेटमेंट कितनी सही या गलत है? ये फजूल स्टेटमेंट है। 1 पाउंड फैट जो है ना तकरीबन 2500 से 3500 कैलोरी से मिलकर बनती है। तो अगर आप डेली 1 घंटा वॉक करते हैं नॉर्मल पेस पे, तो आप 200 से 250 कैलोरीज बर्न करते हैं। पूरे हफ्ते में आप 1 पाउंड फैट भी बर्न नहीं कर सकते। इसको इस तरह समझें कि आपने वहाँ पे जाके 500 कैलोरीज बर्न की, आगे 1500 एक्स्ट्रा खा लिया, 1500 फिर आप सरप्लस में चले गए, तो लूज नहीं होगा वेट, वो गेन ही होगा। तो सबसे पहले आपको 70-30 रूल को समझना चाहिए कि 70% आपकी न्यूट्रिशन है, यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, 15% आपकी एक्सरसाइज है, 15% आपका रेस्ट है। ये एक ट्रायंगल, तीनों में से एक चीज भी डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्री वर्कआउट मील या ड्रिंक, वो क्या रिकमेंड आप ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को करते हैं? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, स्किप भी कर सकते हैं? इस हवाले से ये भी आज ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें आप। 2 मील बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्री वर्कआउट जिसने आपको एनर्जी देनी है वर्कआउट करने के लिए, किस इंटेंसिटी पे आपने करना है उसको हिट करने के लिए। फिर पोस्ट वर्कआउट मील कि जो आपने डैमेज जिम में किया है, मसल तोड़े हैं, अपना फाशिया ब्रेक डाउन किया है, उसको रिप्लेनिश और रिकवर करने के लिए आपको एक कंप्लीट मील चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट भी हो। लोग ना इस चीज़ को बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं
कि नहीं लेनी चाहिए ये चीज़ें। इसकी मैक्रोज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिक आपका एनर्जी सोर्स है बॉडी का। हाँ। प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए, रिकवरी के लिए आपके इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है आगे अमीनो एसिड्स के। और जो गुड फैट्स हैं वो आपके हार्मोन्स लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स भी, मिनरल वाइटामिन भी होने चाहिए। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। प्री वर्कआउट में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंस्टेंट एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप शकरकंदी ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं कोई। और अगर आपने नाइट्रोजन पर को थोड़ा सा स्पाइक देना, ब्लड को घुमाना तेज ज़रा, सर्कुलेशन उसकी अच्छी करनी है, तो वॉलनट के साथ आप बीटरूट का जूस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। फिर अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, क्रीम कॉफ़ी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी। उसमें कैफीन होती है स्पोर्ट्स वर्ड में। अच्छा, लोग शॉट्स की सूरत में भी लेते हैं कि बस जस्ट आपने थोड़ा सा लिया, उसका पूरा मग पीने की तो जरूरत नहीं है ना? मग इस तरह के आप जितना मर्जी पानी उसमें ऐड कर लें। ठीक है, वो ब्लोटेड होते जाएंगे। मकसद तो ये है कि वो जो कॉफी की इंटेक है वो आपकी 5 ग्राम ले लें, 2.5 ग्राम ले लें, क्योंकि इसमें होती है कैफीन। जो आप जितने प्री वर्कआउट्स एक्सपेंसिव खरीदते हैं उनमें भी कैफीन ही होती है, उनमें दूसरी चीजें भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बीटालीन, सिट्रोजिन वगैरह। बट कैफीन का क्या काम है, वो आपका CNS एक्टिवेट कर देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप एक्टिवेट होते हैं। जैसे आप कोई एनर्जी ड्रिंक पी के नहीं एकदम एनर्जी आ जाती है, आपको लगता है एनर्जी है ये, बट वो सिर्फ कैफीन होती है, आपके माइंड को वो वेक कर देती है, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, वर्कआउट आपका अच्छा हो जाता है। तो उसमें आप शहद भी ऐड करके ले सकते हैं अगर आपको भी ऐसा इशू नहीं है। तो पोस्ट वर्कआउट में आपको प्रोटीन लेनी चाहिए जो जल्दी से रिकवर हो सके, जिसमें सप्लीमेंट्स भी यूज होते हैं क्योंकि उनकी बायोज अच्छी हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होती हैं 15 से 20 मिनट में। तो नॉर्मली आप राइस ले सकते हैं, उसमें बनाना के साथ कोई प्रोटीन का पोर्शन ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। और ये मर्द खवातीन दोनों के लिए ऑप्शन, दोनों के लिए, बॉडी दोनों की एक है, दोनों को प्रोटीन चाहिए, दोनों को कार्ब चाहिए, दोनों को फैट चाहिए। कैलोरी इनटेक की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। मैथ्स मैंने बहुत सुनी है, शायद आप लोगों तक भी आता हो कि खवातीन की बॉडी को कम कैलोरीज की, कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मर्द हजरात को ज़्यादा अच्छे से उनका डाइजेशन सिस्टम, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होता है, तो उनको अगर वो खा भी लें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हवा भी लग जाती है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स। कैलोरी इनटेक हर पर्सन की अलग है, डिफरेंट, मर्द भी हैं तो सबकी अलग है। मेरी हाइट हो रहा है, एज हो रहा है, मेरा वर्कआउट प्लान हो रहा है, मेरा लिविंग स्टाइल हो रहा है, हाइपर एक्टिव हूँ, कोई बंदा मॉडरेट एक्टिव है, कोई कुछ नहीं करता, तो उसकी हाइट कम है, वेट कम है, गोल डिफरेंट है, तो उसकी कैलोरी इंटेक डिफरेंट होगी। अच्छा, वो लोग जो कि अफोर्ड करते हैं वो तो आपके पास जिम में आ जाते हैं, ट्रेनर्स के पास, उनका एक टारगेटेड गोल उसको अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग या ऐसी खवातीन मोस्टली जो कि अपनी रूटीन के चलते हुए घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिम्स तक नहीं जा पाती हैं, उनको क्या अपनी लाइफ रूटीन कैसी रखनी चाहिए, कैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए? हम लोग ये भी बड़ा कंसीडर करते हैं कि अगर आपने घर पे पोछा लगा लिया, सफाई कर ली है, सारा दिन काम कर रही हैं, ऊपर से नीचे के चक्कर स्टेयर से लगा रही हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी इनफ है, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो किस तरह के घर पे रहते हुए आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ आप गुजार सकते हैं, इस हवाले से भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिम में नहीं जा सकते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डाइटिशियन के पास जाना खासा खर्चा होता है। हालांकि मेडिसिन पे आप पैसे खर्च करने की बजाय अगर अपनी हेल्थ पर, हेल्थी एक्टिविटी पे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर तरह की अपनी ऑडियंस के लिए उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आएँ। तो नवाज, घर पर रहते हुए किस तरह से लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं? खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है। मेरा तो ये बिलीव है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते आप किसी से नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है कि जब से आप पैदा होते हैं मरने तक आप इसी बॉडी में रहते हैं। जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, वियर टियर करते हैं, तो इसी बॉडी में आप रहते हैं। मर के भी इसी नहीं जाना है, जज़ा सज़ा भी इसी को ही है। तो इसका ख्याल रखें। अगर आप अपने लिए सारे दिन में आधा पौना घंटा नहीं ना निकाल सकते तो आपको हेल्थी रहने का हक नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपने जिम ही जाना है। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में रह के भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर घर में सीढ़ियाँ मौजूद है, वो चढ़ उतर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं।
ऑनलाइन बहुत सारी एक्सरसाइजेज पड़ी हैं, वो देख के आप कर सकते हैं। अच्छा, सबका मेजर इशू जो होता है ना वो बेली फैट होता है, कोर को कम करना, स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लोगों का यही फोकस होता है। इसी वजह से वो जितनी भी यूट्यूब पर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें ये भी नहीं बताया जाता, क्योंकि एक्सरसाइज अब बिगनर, एवरेज और एडवांस डिफरेंट तरह की होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बाद में फेस करने पड़ते हैं। तो एज बिगिनर आप क्या समझते हैं कि कैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह से मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो? आपको लाइटली स्टार्ट करनी चाहिए, एकदम से इंटेंसिटी में नहीं आना चाहिए। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। वो अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, अब मेडिकली कोई प्रॉब्लम है आपको, तो फिजिकल कोई इशू है या आपके जो सराउंडिंग है उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। आप इस तरह समझ लें कि अगर आप 2 से 3 मिनट सिर्फ शदीद गुस्से में रहते हैं ना, हाँ। तो अगले 7 से 8 घंटे आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती है। अच्छा, इतना सिर्फ खतरनाक गुस्से है। में गोलियां डाल के हाँ। कोई तो यहाँ पे तो टेंशन- पूरा पूरा दिन गुस्से में लोगों का गुजर तो जाता हालात है। भी तो लोगों के देखे ना, तो उससे क्या होता है, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कार्टिसोल जब रिलीज होता है तो आपका पेट हाँ। बढ़ेगा। जिन लोगों का कम नहीं होता तो उनका कार्टिसोल लेवल भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हैप्पी हार्मोन रिलीज करना शुरू करें, एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज कर रही हैं, वो 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का जो सेट है, उसमें आपको कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ये मैंने कैसे पूरा करना है। हाँ। तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है। हाँ। तो बॉडी आपकी रिलैक्स मूड में आती है, उसके बिल्कुल बाद ठीक। स्ट्रेस रिलीज होता है। हाँ। जैसे आपको गुस्सा आता है तो समटाइम आप कोई चीज़ें तोड़ते हैं, किसी हाँ, चीज़ पे हाँ, एग्रेशन हाँ, निकालते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वर्कआउट में अपना एग्रेशन निकालें। हाँ। उसको अपने दोस्त बनाएं, उसके साथ आप दोस्ती करें, टाइम स्पेंड करें। आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी तो ग्रेजुअली आपको मजा आना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ठीक तो है। स्टार्ट में आप लाइट शुरू करें। हाँ। अगर आप समझते हैं कि आप 20 मिनट वॉक कर सकते हैं, आप पहले दिन 18 मिनट करें। हाँ। डेली का जो है वो 1 मिनट, आधा खुद मिनट, को थकाना नहीं है, ताकि नेक्स्ट ये ना हो कि बिल्कुल आप एनर्जी लो बिल्कुल भी हो नहीं जाए थकाना। और फिर बिल्कुल अगर आप खत्म 20 कर दें मिनट कर चीज़ें। सकती हैं ना, 18 मिनट हाँ। करें। अगले दिन 18 मिनट 10 सेकंड कर लें। हाँ। इसी तरह बढ़ाते जाएं। एंड ऑफ द मंथ आपके 4-5 मिनट बढ़ चुके होंगे और आपकी बॉडी जो है उसको अडॉप्ट करती जाएगी और आप थकेंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेजुअली अपना टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने खाने में भी शहज़ा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपने लाइफ से कट डाउन अगर हम करते हैं, कोशिश करनी चाहिए ना, कट डाउन अगर करते हैं तो हम एक बेहतर ईटिंग हैबिट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर हम महंगे महंगे लोगों को, ख्याल ये भी है ना कि डाइटिशियन के पास जाना भी आपकी जेब पे बड़ा भारी पड़ता है, तो पता नहीं बहुत महंगा है ये सब चीज़ें। हालांकि हम देखें तो जितना हम मंथली मेडिसिन खा रहे होते हैं उसी के इक्वल या उससे भी कम आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते हैं, आप घर पे अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप अपनी लाइफ में से 3 वाइट्स को अवॉइड कर लेंगे, इसको लिमिट कर लें, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आ जाता है शुगर। शुगर को अपनी लाइफ से निकालते हैं। शुगर एक जहर है जिसको हम डेली उंडेल रहे हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, किसी भी फॉर्म में हम लाजमी ले रहे होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये शुगर आ गई। शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर में अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है, जिसको हम सिर्फ हाइड्रेशन के तौर पे ही कितनी शुगर जो है ना वो इनटेक कर जाते हैं, तो इसको अवॉइड कर लें। दूसरी चीज़ है वाइट फ्लोर को अवॉइड करें। हर चीज़ जो कि मैदे से बनी हुई है, वाइट फ्लोर की बनी हुई है, बेकरी आइटम्स हैं, नान है, इन सबको अवॉइड करें अपनी लाइफ से। अपनी मल्टीग्रेनिंग की तरफ आएँ, हाई फाइबर ग्रेन की तरफ आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़ जो है वो सॉल्ट को लिमिट करें। ओवर यूज ऑफ सॉल्ट भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है और आपको वाटर वेट देता है, तो वो ओवर यूज ऑफ सॉल्ट को, व्हाइट सॉल्ट को आप पिंक सॉल्ट के साथ कर सकते हैं, भी आप उसके साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं और लिमिट भी करें। एक हमारे बहुत ट्रेंड है पाकिस्तान में भी कि अगर खाने में नमक कम हो तो हम ऊपर से नमक पे नमक डाल रहे होते हैं, और बहुत सारे घरों में बहुत तेज नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये चीजें जो है ना वो हमें ना सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ वाटर रिटेंशन देंगे, बल्कि लाइफ लॉन्ग हमको हाइपरटेंशन की तरफ भी लेकर जाती है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो लिमिट करें। बाकी आपने बात की कि एक्सपेंसिव हम समझते हैं, एक्चुअली हम मेडिसिन पे इन्वेस्ट करना ना इतना बुरा नहीं समझते हैं जितना तो हम डाइटिशियन के ऊपर इन्वेस्ट करना। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने टाइम टू टाइम खाना तो आपने खाना। मेडिसिन आप एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन खा लेंगे, चले आपने 1 मंथ भी खा लिया, 2 मंथ, 3 मंथ,
1 ईयर तक खा लिए। खाना तो आपने डेली खाना है, तो जो चीज़ आप डेली खा रहे हैं अगर आप उसी को बैलेंस कर लें तो आप उस चीज़ से जान छुड़ा सकते हैं। इस चीज़ की तरफ जो है ना वो नहीं आती। अच्छा, एक तो ये हो गया जो कि हम शुगर डेली बेसिस पे लेते हैं, एक होता है नेचुरल शुगर, जैसे कि मुझे पर्सनली जूसेस बहुत पसंद है, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों चाहे वो फ्रूट्स के हों, तो मुझे प्रेफर होता है कि अगर कहीं पे भी है तो आप वो बना लो अपने साथ रख लो, बजाय कि आप बाहर से कोई स्नैकिंग करो। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने कुछ रिसर्च या कुछ वीडियोज ऐसी मेरी नज़र से गुजरी जिसमें ये था कि अगर आप बिल्कुल स्टेयर करके जूस नेचुरल शुगर भी लेते हो तो उसमें आप में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या ये सही है? और पल्प के साथ उसको खाना बेहतर है, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, या उसका जूस बनाना बेहतर है? पल्प के साथ अगर आप ले रहे हैं ऐसे होल फूड, जितनी भी नेचुरल चीज होल फूड आप लेंगे ना उसके ज्यादा आपको फायदे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके अंदर फाइबर जाएगा। फाइबर एक तो आपको भूख नहीं लगने देगा, दूसरा वो आपने थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माल्टे की बात ले लेते हैं, ऑरेंज जूस की बात करें, आप मैक्सिमम 1 से 2 ऑरेंजेस खा लेंगे, लेकिन जब आप ऑरेंज जूस बनाते हैं तो उसमें 4-5 ऑरेंज कहीं नहीं गए, तो ऑटोमेटिकली वो 60 कैलोरीज को अगर आप प्लस करें तो इतनी ज्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर लेते हैं और आपको महसूस भी नहीं हो रहा होता कि मैंने इतनी कैलोरीज ले ली। मेंटली भी आपको लग रहा होता है कि मैं तो भी भूखा हूँ, हाँ, तो लेकिन आप इतनी कैलोरीज ले चुके हो। हाँ, और हमें अपने पोर्शन को कंट्रोल करने की भी बहुत ज़रूरत है। ये एक थोड़ी सी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर हम करना शुरू कर दें तो कुछ दिन के बाद आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, आपसे फिर खुद ही ज़्यादा नहीं खाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप 1-2 कोई ऐसी हमारे देखने वालों जितनी भी ऑडियंस है उनको कोई रेसिपी अगर शेयर कर सकें जो कि वो अपने डेली रूटीन में अगर वो ऐड करें तो उनको उससे बेनिफिट होगा। जिसमें अगर आपने ऐसी बात की ना कि एक्सपेंसिव की हमें लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं उसकी जगह 1 रोटी खाएंगे तो वो इनएक्सपेंसिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज है कि अपना पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन में अपने अंदर आप सैलड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। हाँ। अपनी फूड के अंदर से अपनी जो मील प्लेट बनाएं वो हाफ आपकी सैलड होनी चाहिए, बाकी आपकी प्रोटीन होना चाहिए और कार्ब्स का पोर्शन कम से कम रखें। ये ऑटोमेटिकली आपको हेल्प आउट करता है लीन रहने में। दूसरी अगर आपने कहा कि रेसिपी की बात करें तो रेसिपी में जो है वो वेट लूज की रेसिपीज बल्कि ज्यादा मजेदार हैं। आज वेट लूज की रेसिपी में जरूर जानूंगी, क्योंकि आप भी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि आपकी फायदे की बात है तो आपको साथ जोड़े रखना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जब भी आप वेट रिडक्शन की तरफ चाहते हैं तो आपकी डाइट के साथ, फिटनेस के साथ स्लीपिंग सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा हो, और साथ ही साथ आपकी जितनी एनर्जी आप पूरे दिन में आप सर्व करते हैं डिफरेंट तरह की, तो उसको रिस्टोर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो नवाज, आप क्या समझते हैं कि तमाम की तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका टाइम पे सोना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी बहुत आम ये हैबिट हो गई है कि लोग रात के 2:30 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं और फिर ऑब्वियसली सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मजेदारी की बात है, आपके वेट गेन होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। हाँ, अल्लाह पाक ने जो इंसान को बनाया है, जैसे अंधेरा होना शुरू होता है तो आपके माइंड को सिग्नल आता है, वो शट डाउन होना शुरू होना जाता है। तो जब हम 9-10 बजे के बाद जागते हैं तो आपका कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होना शुरू होता है, और आप ज़बरदस्ती जागते रहते हैं, लाइट्स ऑन करके, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो आपका माइंड उस टाइम रेस्ट करना चाह रहा होता है, तो आप उससे काम ले रहे होते हैं। किसी थके हुए आदमी से अगर आप काम करवाते हैं तो क्या होता है, वो मज़ीद थकता है, तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू होता है। दूसरा, हमारे ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है कि रात का खाना हमारा सबसे लाइट होना चाहिए, और हमारी सबसे जो हैवी दावतें जो है ना वो लेट नाइट चलता है। 11, 12, 1 बजे हमारा डिनर चल रहे होते हैं, और उसमें फास्ट फूड आ रहा है, जंक फूड आ रहा है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो पिज़्ज़े चल रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, ड्राई फ्रूट रख लिया है, तो जब तक मूवी नहीं खत्म होनी वो नहीं, ड्राई फ्रूट पूरे का पूरा खत्म, फ्राइज चल रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अच्छा, हेल्दी फैट्स का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कितना नुकसानदेह? जैसे आपने ड्राई फ्रूट की भी बात की, हम समझते हैं कि ये बहुत हेल्दी स्नैकिंग है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा पोर्शन आपकी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो आप प्रोटीन एक्सेसिवली ले लें, कार्ब एक्सेसिवली ले लें, फैट्स ले लें, वो आपको डैमेज करेगा, उसका नुकसान है। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही लें। यहाँ कंसेप्ट नहीं है डाइट का, किसी बंदे से पूछे ना कि डाइट कैसी हो, कहे जी बेहतरीन, 3 रोटियां सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। हाँ। तो उसमें आप पूछेंगे वो 3 की तो जरूरत भी नहीं आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी की जो बेस्ट प्रोटीन है आपके बाल लेते हैं। हाँ। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को रिकवर करने के लिए, आपकी कोई चोट लगती है
उसको रिकवर करने के लिए, कोई इंजरी होती है उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। हमारी जो फीमेल्स हैं उनमें प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है। आप देखिएगा वो अर्ली 40s में उनके जोड़ जवाब देने शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द बहुत कॉमन चीज़ है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, आपके मसल लटकना शुरू हो जाते हैं। तो मसल जो है वो बनता ही प्रोटीन से। तो अगर आप देखें सारे दिन में वो छोटे बच्चों से कम डाइट होती है उनकी, वो स्नैक्स खा रही होती हैं, चिप्स खा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस चीज़ है। तो अल्लाह मियां ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, जागने के लिए नहीं बनाई। अच्छा, जब आप मसल लॉस करते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी बॉडी लटकने लगती है, वो फैट नहीं होता है, वो बॉडी आपकी लटक रही होती है, इस दोनों चीजों में फर्क है। इलास्टिसिटी कम हो जाती है ना हाँ। मसल की, टोन नहीं रहता। हाँ। तो ये भी एक कह लें वर्कआउट जो भी है, ये भी एक स्पोर्ट्स की तरह ले लें कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी टाइमिंग भी सेट है, सारा कुछ है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप छोड़ देते हैं तो दोबारा आप वापस जाते हैं वैसे खेलने, तो आपकी रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं होंगे, आपको टाइम लगेगा। तो मसल को भी आप टोन करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, रूटीन बनाते हैं, तो वो यूज टू होता है। जब छोड़ते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर लटकना शुरू होता है। रीजन क्या होती है, आपकी डाइट वही रहती है पर उसकी जो कंजम्पशन है वो आगे कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है वो इन द फॉर्म ऑफ द फैट आपकी बॉडी में जो है वो स्टोर होनी शुरू हो जाए। जैसे आपने अभी बात की थी कि हमें हवा भी लगती है, 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। एक वो लोग हैं जो मर्जी खा लें, उन्होंने मोटे नहीं होना, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इतना तेज है, वो मोटे नहीं होते। दूसरे वो हैं कि वो थोड़ा सा भी खा लें, उन्होंने फैलना शुरू हो जाता है। तीसरे वो लोग हैं जो जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा नजर आएंगे, अगर बुरा खाएंगे तो वो डी शेप होना नजर आएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप, कि आपकी बॉडी टाइप कोई एक पीयर टाइप होती है, ऊपर से वो पतले हैं, उनका जो लोअर पोर्शन है वो हैवी होता है। फिर ऑरेंज शेप के हैं, वो ऊपर से भी पतले हैं और नीचे से भी पतले हैं, दरमियान का उनका जो पोर्शन है कोट एरिया वो हैवी है। फिर एप्पल शेप आते हैं, वो ऊपर से बड़े मोटे होंगे, टांगे बड़ी स्किनी होंगी। तो हर बंदे का जो ट्रीटमेंट है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो किसी के अगर सर में दर्द है तो साल्ट एक ही है जो सबको देना है पेन के लिए, किसी को इंजेक्शन देगा, किसी को टैबलेट देगा, किसी को सिरप देगा, किसी को ड्रिप लगा देगा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सी चीज उसको इफेक्ट करेगी। अच्छा, जैसे खाने में अगर हम कांस्टेंट एक ही चीज खाते रहते हैं, हमारी बॉडी उस चीज पे यूज टू हो जाती है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, जिससे बहुत सारे लोगों को फिर वेट स्टक होने का भी प्रॉब्लम होता है। इसी तरह जब हम वर्कआउट भी बहुत लंबे अरसे तक रखते हैं, आपने कई बार ये भी बताया कि उसको चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग साल से वॉक करते हैं, तो वॉक की वजह से नहीं हमारी बॉडी यूज टू हो जाती कि मॉर्निंग टाइम में इतना आधा घंटा या घंटा हमने स्पेसिफिकली रखा हुआ है, हमने वॉक ही करनी है, तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। किस तरह से वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या वॉक ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छी है? पहले आपने बात की कि खाना एक ही खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रक, वो खाने से स्ट्रक नहीं होती। खाना तो हम बचपन से लेके मरते दम तक जो चीजें हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल है, प्रोटीन के सोर्सेज वही हैं, कार्ब्स के वही करते हैं। डिपेंड करता है कैलोरीज इनटेक कितनी है। आपने अगर डेफिसिट किया फर्ज करें 500 का, तो उसने 5 किलो आपका वेट लॉस कर दिया, अब 100 से 95 किलो पे आ गया। अब वो उसने जितना रिजल्ट देना था वो दे चुका है। ठीक है, आपने कैलोरी डाइट प्लान अपना बनाया था 100 kg के हिसाब से, ठीक है। अब आपने उससे मजीद डेफिसिट करना है तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसमें चेंज करना है। दूसरी बात आपने की वर्कआउट की, कोई भी वर्कआउट है वो 4 से 8 हफ्ते आप पे इफेक्ट करता है। 4 हफ्ते मेजर इम्पैक्ट आता है, फिर उसका कम होना शुरू होता है। 8 हफ्ते तक बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, वो प्लेटो में चली जाती है। जैसे वो कैलेंडर हीट हो जाता है बच्चा, उस पर फिर असर नहीं होता। वहां पे फिर आपको शफल करना पड़ता है वर्कआउट। आप अपनी रूटीन चेंज कर देंगे, वर्कआउट चेंज कर देंगे, एक्सरसाइज चेंज कर देंगे, रेप रेंज चेंज कर देंगे, वेट का जो वॉल्यूम वो चेंज कर देंगे, प्रोग्रेसिव लोड की तरफ चले जाएंगे, रेप रेंज हाई कर देंगे, कभी लो कर देंगे, तो शफल करते रहना है। फिर आपने बात की वॉक की, मेडिकल जो साइंस है वॉक को, रनिंग को नेगेटिव एक्सरसाइज कहती है। अच्छा, तो मतलब आप इसको नहीं करते, टाइम कम है तो इससे मैं कह रही हूँ सिर्फ इसको नहीं, सिर्फ इसको नहीं। इससे क्या होता है कि आप मसल लॉस करते हैं। आपने मैराथन रेसर देखे होंगे जो 40-40 किलोमीटर, पतले पतले बेचारों को कोई मसल नहीं, खोपड़ियां निकली। तो अगर एट द एंड हम इसका नतीजा निकालें तो हमें ये है कि टाइम के साथ साथ हमें अपनी रूटीन को चेंज करते रहना चाहिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी की सूरत में है, चाहे वो खाने पीने की सूरत में है। तो आज के सेशन से छोटी सी कोशिश थी कि आपको बताया जाए कि आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। एंड थैंक यू सो मच कि आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।